सो हेलो एवरीवन, फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट विल बी स्टार्टिंग इट ऑनवर्ड्स। जो नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा दैट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वर्ड। ये जो डेमोक्रेटिक वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? डेमोक्रेसी से सबको ये चीज़ तो पता चलती है। प्रियम्बल का हमारा फर्स्ट जो स्टार्टिंग सेंटेंस है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब कि जो भी पावर होगी पीपल के थ्रू ही पावर गवर्नमेंट को जाएगी या किसी भी अथॉरिटी को पावर जाएगी। तो डेमोक्रेटिक वर्ड जो होता है उसका यही मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे जो पावर है पूरी तरीके से पीपल के थ्रू आई है। हम डेमोक्रेसी जो होती है वो टू टाइप्स की डेमोक्रेसी होती है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कुछ कंट्रीज़ में डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, कुछ कंट्रीज़ में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। ठीक है, अब व्हाट इज़ एक्चुअली दिस डायरेक्ट डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस कंट्रीज़ में चलता है? फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग कि वहाँ पे जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो पूरी तरीके से लोगों पर ही छोड़ दी जाती है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, अब उसमें कैसे कैसे डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है जो कि इंडिया में चलता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्ज़रलैंड में चलती है एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो कहाँ चलता है? वो इंडिया में चलता है। ठीक है, एंड इंडिया में किस तरीके से चलता है? हम लोग वोटिंग करते हैं, वोटिंग से जो भी गवर्नमेंट को हाईएस्ट वोट मिलता, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू वो गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाती है एंड वो गवर्नमेंट जो होती है वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो हमारे ही उम्मीदों के ऊपर हमारे ही चुनी हुई सरकार होती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे आज बैठी है। ठीक है, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अगेन दिस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, दो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। सो डोंट बी कंफ्यूज। पहला होता है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी। ठीक है, अब जो पहली दो पार्ट में ये डेमोक्रेसी होती है, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एंड ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है ये भी दो टाइप की होती है, पार्लियामेंट्री होता है ये और ये प्रेसिडेंशियल होता है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होता है। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल ऑफ इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो पूरी तरीके से लेजिस्लेचर पर डिपेंडेंट होता है। जो भी लेजिस्लेचर बना के देगा, पॉलिसीज एंड एक्शंस जो भी करेगा, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो पूरी तरीके से उन्हीं चीज़ों को बस इम्प्लीमेंट करेगा। तो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। ठीक है, और ये चीज़ें कैसे आती? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अगर ये वर्ड आया है तो इसका क्या मतलब था? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि जो भी इंसान 18 ईयर्स से प्लस हो चुका है वो सबको वोटिंग की राइट होगी एंड वो अकॉर्डिंगली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे। उनके ऊपर किसी का भी कोई दबाव नहीं होगा। दे आर फ्री टू चूज़ एनी पर्सन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, एंड वोट देम। ठीक है, पीरियोडिक इलेक्शन का क्या मतलब होता है? पीरियोडिक इलेक्शन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, सीएम, ये सारे जो इलेक्शंस होते हैं ये सब इलेक्शंस 5 ईयर्स पे कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, जो ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो गया, ये सब 5 ईयर्स पे कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे जो भी लॉ है उसी का रूल चलेगा। लॉ के ऊपर किसी को भी ऐसी आर्बिट्ररी पावर्स नहीं दी गई है। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है कि किसी को भी आर्बिट्ररी पावर्स नहीं दी गई है। जो भी लॉ होगा उसी के एम्बिट के अंदर में कोई भी रूल करेगा। तो लॉ जो होता है वो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगा इन देयर वर्किंग। उसके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अगर वो पार्टी का मेंबर है तो इन्हें जज बना दिया जाए या उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाए। नहीं, जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगा। अपने डिसीजन मेकिंग में भी कोई भी अगर डिसीजन है वो सबके लिए इक्वल होगा। एंड जुडिशरी ने अगर किसी चीज़, कोई भी लॉ इनफैक्ट अगर ऐसा पास होता है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है बाय द लेजिस्लेचर, तो जुडिशरी के पास पावर होती है जुडिशल रिव्यू की। ठीक है, एंड जुडिशरी इस चीज़ से जुडिशल रिव्यू कर सकता है एंड उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकता है एंड उसके इन्फोर्समेंट तक को रोक सकता है। ठीक है, and the absence of discrimination on certain grounds are the manifestations of democratic characters of Indian polity। तो हम लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये सब डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि किसी भी इंसान को किसी भी ग्राउंड जैसे कि रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारे बेसिस पे कोई किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है। The term democratic is used in the preamble in the broader sense embracing not only political democracy but also social and economic democracy। तो तीनों एस्पेक्ट में डेमोक्रेसी जो होगी वो तीनों एस्पेक्ट में होगी, जैसे पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तीनों फील्ड में। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे हो गई, अब वोटिंग के फील्ड में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो गई। सोशल डेमोक्रेसी कैसे कि सब जगह इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली, अब जैसे कि कुछ पहले के हिस्टोरिकल टाइम्स को अगर देखा जाए तो उसमें ये होता था कि कुछ वुमेन को कहीं जाने नहीं दिया जाता था, वुमेन में ऐसी चीज़ें होती थी, वुमेन को पीछे रखा जाता था, कोई लो कास्ट पीपल को रखा जाता था पीछे, तो वो चीज़ें नहीं होंगी अब। एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, इस टाइप की भी डेमोक्रेसी की बात की गई। अ डायमेंशन वॉज स्ट्रेस दिस डायमेंशन वॉज स्ट्रेस बाय B.R. अम्बेडकर इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच इन 25 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक स्पीच उन्होंने दिया था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस सोशल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकता जब तक सोशल डेमोक्रेसी ना हो। ठीक है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होने के लिए सोशल डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। What does social democracy means? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity। एक ऐसी लाइफ जहाँ पे पूरी तरीके से इंसान पूरी तरीके से फ्री है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। जैसे मैंने बोला पहले कुछ वुमेन को, कुछ ST SC के पीपल को, जो लो कास्ट पीपल हुआ करते थे, उनको लिबर्टी नहीं हुआ करती थी, सोशल डेमोक्रेसी उनको नहीं था, बट आज के टाइम पे वो भी सोशल डेमोक्रेसी है। ठीक है। The principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items of Trinity। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अलग अलग नहीं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। They form a union of Trinity in the sense that to divorce one from another is to defeat very purpose of democracy। Liberty cannot be divorced। तो इसमें ये चीज़ बोला जा रहा है कि जो liberty, fraternity एंड इक्वालिटी, ये तीनों ऐसी चीज़ है ना कि कोई एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, दैट इज़ कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डिवोर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी। विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फीवर ओवर मैनी। इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो ये बोल रहा है जैसे लिबर्टी किसी के पास है, अगर वो क्या करेगा, अपनी लिबर्टी को दूसरे के ऊपर एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा। अगर जैसे कि अगर किसी का मन किया कोई ऐसी चीज़ करने का, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बर्निंग क्रैकर्स और लिसनिंग टू अ लाउड स्पीकर्स, तो ये मेरी लिबर्टी है कि हम कितने भी हाई वॉल्यूम में उस चीज़ को सुनेंगे, बट नहीं, तो बट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपनी लिबर्टी से हम दूसरे को हार्म नहीं पहुँचा सकते। ठीक है, तो इससे क्या है कि अब इक्वालिटी, सारे लोगों को अब इक्वल ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए। ठीक है, अब इक्वालिटी है तो फ्रेटर्निटी भी होनी चाहिए, मतलब ब्रदरहुड की फीलिंग, यूनिटी की फीलिंग एंड इंटेग्रिटी की फीलिंग। तो ऑल द थ्री आर लिंक्ड विद ईच अदर। ओके, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व इन 1997 दैट कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन्स to establish the egalitarian society rendering to every citizen social, economic, political justice in the social economic democracy of the भारत रिपब्लिक। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ बोली कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब, इगैलिटेरियन सोसाइटी का क्या मतलब होता है, यही मतलब होता है कि इक्वल सोसाइटी, जहाँ सारे लोग को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसको अपने ऊपर ये लगे कि हम एक सुप्रीम है, यहाँ पे दूसरे लोग इन्फीरियर है मेरे से। ठीक है, so now the next keyword which we will be dealing is the fifth one, that is republic। ठीक है, रिपब्लिक वर्ड का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक वर्ड का मतलब होता है एक हेड होगा हमारे स्टेट का। ठीक है, और वो हेड जो होता है वो हेड भी दो टाइप का होता है, या तो मोनार्की चलेगी वहाँ पे, या तो पूरी तरह से रिपब्लिक होगा। ठीक है, डेमोक्रेसी एक्चुअली में रिपब्लिक नहीं हो सकता ये चीज़। डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक का ये मतलब होता है कि उसमें एक हेड होगा, उसमें एक मोनार्की होगी, रिपब्लिक होगी। रिपब्लिक का मतलब होता है कि एक इलेक्टेड हेड होगा। ठीक है, एक इलेक्टेड हेड होगा, इसका ये मतलब होता है। जैसे हमारे यहाँ पे रिपब्लिक चलता है, हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट किसको बोला जाता है? प्रेसिडेंट को बोला जाता है, एंड उनका इलेक्शन होता है, वो इलेक्ट होकर के वहाँ पहुँचते हैं। ऑल्दो दैट इज़ एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, दैट डजेंट मैटर, बट पूरी तरीके से इलेक्शन के थ्रू वो वहाँ पहुँचते हैं। बट यही चीज़ ब्रिटिशर्स में क्या होता है, वहाँ पे भी एक क्राउन होता है, बट वहाँ पे मोनार्की चलती है, एंड वो चीज़ें हेरिडेटरी चलती है, वहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता उस चीज़ का। ठीक है, सो
A democratic polity can be classified into two categories, that is monarchy and republic. In monarchy, head of the state enjoys hereditary position, as I have already told you all. That is, he becomes into office through succession. The example, Britain. In republic, on the other hand, the head of the state is elected directly or indirectly for a fixed period. जैसे कि वहाँ पे USA में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. The term republic in our preamble indicates India has an elected head called president and he is elected indirectly for a period of 5 years. हम लोग को ये पता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो 5 साल के लिए होता है. A republic also means two or more things. One, vesting one political sovereignty in the people and not in single individual like a king. ठीक है. Second, the absence of any privileged class and hence all the public offices being open to every citizen without any discrimination. तो हर एक इंसान इस चीज़ के लिए एलिजिबल होता है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को पर्टिकुलरली डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा. एंड उस पब्लिक ऑफिस के लिए कोई भी एलिजिबल होता है, बट एक क्राइटेरिया होता है क्वालिफिकेशन का, एंड उस क्राइटेरिया को आप क्वालिफाई करते देन वी बिकम्स एलिजिबल फॉर इट. ओके. So next we will be dealing with the word that was all the words from the basic keywords of the we are dealing is that of the preamble. So next is the keyword that is justice. अब इस justice word से तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता चल गई कि हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे. ठीक है. ये न्याय, अब ये न्याय मिलना बहुत वो चीज़ होती है, किसी के लिए वो न्याय होता है, किसी के लिए वो चीज़ अन्याय होता है. तो ये चीज़ मेंटेन करके रखना कि दोनों पार्टीज़ को न्याय मिले, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारे प्रियम्बल में 3 टाइप के जस्टिस की बात किया गया, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस. अब सोशल जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या. सोशल जस्टिस मतलब कि किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी इंडिविजुअल का किसी भी सोशल ग्राउंड्स पे, जैसे कि कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनीथिंग. अब ये नहीं बोला जाएगा कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस है जिसमें कि इस रिलीजन के पीपल ही इसको अटेंड इसमें आ सकते हैं एंड दूसरे रिलीजन के पीपल इसमें नहीं आ सकते, या कोई भी ऐसी पब्लिक प्लेस ऐसा है लाइक मॉल हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, तो आप उसमें किसी पर, जैसे आप इस कलर के हो तो आप इस चीज़ में एंटर नहीं कर सकते, दूसरे लोग ही सिर्फ कर सकते. ये प्रेफरेंस डिवीजन सोशल बैकग्राउंड्स पे डिपेंड नहीं हो सकता और ये सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट होता है ये चीज़. ठीक है ना. तो आप किसी लोअर कास्ट को, किसी बैकवर्ड क्लास को आप इन चीज़ों से आप इसको रोक सकते हो. ठीक है. एंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक जस्टिस. इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि इन इक्वालिटीज़ वेल्थ के फील्ड में नहीं होनी चाहिए, कि अगर वो मेल है तो उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर वो फीमेल है तो उन्हें कम पैसे मिलेंगे. इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, जिससे कि वेलफेयर क्रिएट होता है सोसाइटी में. ये जो ऊंचा नीचा इन सब चीज़ों की जो भावनाएं होती है वो ख़त्म होती जाती है. तो जस्टिस ये होता कि दोनों पार्टीज़ को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ताकि किसी के लिए वो चीज़ न्याय ना हो और किसी के लिए वो चीज़ अन्याय ना हो. ओके. व्हाट इज़ पॉलिटिकल जस्टिस. पॉलिटिकल जस्टिस एज वी ऑल नो कि पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए. हर इंसान के पास जो भी 18 ईयर्स से प्लस है उसके पास ये राइट होनी चाहिए कि ही और शी कैन वोट अकॉर्डिंग टू हिज विल विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स. और आप लोगों को हम लोग कब से करते आ रहे हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है, तो वो इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई. जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो जस्टिस है वो जिसमें कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ये 3 चीज़ की बात की गई है. एंड ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं, ये हमें रशियन रेवोल्यूशन के बाद हमें ये चीज़ मिली है. तो रशिया से हमें ये चीज़ें मिली हैं, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये चीज़ डिराइव हुई है. ओके. सो वी हैव डेल्ट विथ ऑल द कीवर्ड्स इन दिस वीडियो एंड मोर ऑफ द कीवर्ड्स वी विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. सो keep watching the series, and if you are liking it, please let me know. And if you want that I should change my style of teaching, so you let me know that as well. Thank you so much.